हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना हेमाटोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस समझ ली, मतलब ब्लड को अगर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको समझने का क्राइटेरिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, यानी कि एक ब्लड ग्रुप, मतलब डोनर का ग्रुप और रेसिपिएंट के ग्रुप मिलाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड हमने पढ़ा था एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसमें प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस बहुत ज़्यादा है, उसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इस प्रोसेस में चेक किया जाता है कि पेशेंट और डोनर के ब्लड से एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या नहीं। देखिए, मैचिंग में बेसिकली हमको ये देखना होता है कि ब्लड ग्रुप तो मैच कर गया, बी में हम बी ही चढ़ाएंगे, बी में ए नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन बी में बी भी सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी हमें चेक करना होता है। और ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले पैथोलॉजी लैब में कराई जाती है। इनके बारे में नॉलेज इसलिए कम है क्योंकि ज़्यादातर जो लैब्स होती हैं वहाँ केवल पैथोलॉजी लैब्स होती है, ब्लड बैंक नहीं होती। जहाँ पे पैथोलॉजी और ब्लड बैंक दोनों टू इन वन होंगी, वहाँ ये सारी रिएक्शंस करते हैं। तो अगर आप ब्लड बैंक ज्वाइन करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टेप्स क्या है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में? सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करना। पेशेंट का सैंपल क्लीन लेबल ट्यूब में भेजना चाहिए, यानी कि हमने नॉर्मली उससे 5-10 ml ब्लड ले लिया एक वाइल में और उस पे पूरा लेबल लगा दिया, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, हॉस्पिटल आईडी, सब चीज़ उस पर लिख दी जिसको ब्लड चढ़ना है, और डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ हमने एक फॉर्म बना के भेज दिया कि इसको इसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करिए, इसके साथ कौन सा ब्लड जाएगा। उसमें सबसे पहले जो हम बेसिक करेंगे अपना वही एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुपिंग निकालेंगे। ये हम कर रहे हैं जिस पेशेंट को ब्लड चढ़ना है, यानी रेसिपिएंट को, कि पहले हमारे पास उसका पूरा डेटा होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है, तभी तो हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें इसमें कौन सा ब्लड चाहिए। तो लास्ट हमने चैप्टर्स में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ट्यूब से भी कर सकते हैं हम, जेल कार्ड भी कर सकते हैं, और जेल कार्ड हमेशा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। इसमें बहुत सारे मैनुअल स्टेप्स हट जाते हैं, आपको सिर्फ जेल कार्ड में सोल्यूशन वो ब्लड सैंपल और पफर डालना होता है। सेकंड थर्ड आ गया हम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। ये काफ़ी डिटेल में किया जाता है जिससे कि ब्लड जो है हम चढ़ाएं तो वो रिजेक्ट ना हो। तो सीरम को टेस्ट किया जाता है इर्रेगुलर एंटीबॉडीज के लिए। इर्रेगुलर मतलब ऐसी कोई एंटीबॉडी तो नहीं है कि जो रेसिपिएंट यानी जो ब्लड दे रहा है उसका ब्लड आते ही दिक्कत करने लगे। तो इसमें हम 3 मेन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सलाइन, एंजाइम और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। देखिए, सलाइन एंजाइम तो पुराने टेस्ट है, उनकी आज के समय में प्रैक्टिकल रेलेवेंस कम है, लेकिन ये जो है ना इंडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट IAT, ये मोस्ट IMP है, यही लगाया जाता है। और काफ़ी ये साइंटिफिक बेसिस पर है, इसमें मैनुअल वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ग्रुप ओ पैनल सेल्स यूज़ की जाती हैं जिसमें RH, कैल, किडी, टफी जैसे सारे एंटीजेंस होते हैं। यानी हमने एक पैनल ले लिया जिसमें जो भी हम ये इरेगुलर एंटीबॉडीज़ हैं उन सब का उसमें मार्कर होता है। अच्छा, ब्लड सिलेक्शंस के रूल क्या हैं? मेनली तो देखिए कॉमन सेंस है कि ए वाले को ए मिले तो बेस्ट है, लेकिन ए वाले के पास ए नहीं है जो उससे मैच कर रहा है तो हम ओ दे सकते हैं क्योंकि ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ऐसे ही बी वाले में या तो हम बी प्रेफर करेंगे मोस्टली, या फिर अगर नहीं मिल पा रहा तो ओ में चलेगा। अच्छा, ए बी पेशेंट में क्या है? ए बी पेशेंट तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि उसमें कोई किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन हम ए को प्रेफर करते हैं क्योंकि एंटी बी वीकर होता है, तो ए रहेगा तो मैचिंग के चांस अच्छे रहेंगे। ओ पेशेंट में ओ ही चलेगा, ओ में तो कोई और डाल ही नहीं सकते। अच्छा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये OH ब्लड ग्रुप को कहते हैं, OH ब्लड ग्रुप में OH ब्लड ग्रुप चलेगा। फिर आ गई हमारी RH मैचिंग। RH नेगेटिव पेशेंट को सिर्फ RH नेगेटिव ब्लड ही देना चाहिए, ठीक है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव चाहिए। अगर कोई DU डोनर है, मतलब वीक एंटीजन भी है उसमें RH वाला, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो भी हम उसको RH पॉजिटिव ही मानेंगे। और अगर DU का रेसिपेंट है तो RH नेगेटिव ट्रीट करके देते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में क्या क्या आता है हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री रिव्यू, पहले जो इस पेशेंट को कभी ब्लड चढ़ा है तो कौन सा चढ़ा है, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुई, कितना टाइम हो गया उसको। फिर उसकी आ गई हमारी ABO RH टेस्टिंग,
ये रेसिपेंट और डोनर दोनों की होगी, यानी जिसका ब्लड हम ले रहे हैं और जिसमें जिसमें ब्लड चढ़ना है, दोनों की टेस्टिंग होगी। उसके बाद हम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे और फिर होगी क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है, और ये हम दो पार्ट में करते हैं। एक हो गया मेजर और माइनर। देखिए क्रॉस मैच जैसे नाम बता रहा है, दो चीज़ों को मैच करना। तो मेजर में हम क्या करेंगे, जिसको ब्लड चढ़ना है उसका सीरम और डोनर के आरबीसी मिला देंगे। ठीक है ना, डोनर का ब्लड लिया, उसमें से आरबीसी आइसोलेट किए और वो पेशेंट के सीरम में डाल दिया। उसको देखना है कि कोई इंटरनली इनमें रिएक्शन तो नहीं हो रही। और माइनर मिसमैच में क्या करना है, हमें डोनर का तो हमने सीरम ले लिया, यानी जो ब्लड डोनेट कर रहा है, और पेशेंट की आरबीसी ले ली, तो उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है। क्योंकि इसका एम ये है कि दोनों के ब्लड में भी कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए जो दिक्कत करे। ठीक है, और इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, क्रॉस मैचिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? पहला हो गया सलाइन टेक्निक। ये होता है आईजीएम एंटीबॉडी के लिए, इसमें आईजीजी एंटीबॉडी नहीं आ पाती। टेस्ट सलाइन टेक्निक का एक्यूरेट होता है, सिंपल मेथड होता है, रूम टेम्परेचर पे आप इंक्यूबेट कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि केवल ये आईजीएम फैक्टर को, एंटीबॉडी को करता है। सेकंड हो गया हमारा इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, आईएटी, मोस्ट आईएमपी। इससे सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाता है। आईजीजी और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सब क्लियर हो जाते हैं। 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करते हैं और फिर एएचजी सीरम डालकर चेक करते हैं। एएचजी इसी का होता है और इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर आगे कुछ क्रॉस मैच एनहांसर्स। एक्चुअली क्या है कि ये रिएक्शंस कराना बहुत लंबा टाइम का प्रोसेस होता है, तो इसमें सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो एंजाइम पेपेन को ऐड कर देते हैं, ये एग्लूटिनेशन एनहेंस करता है, यानी क्लम्पिंग को एनहेंस कर देता है। सेकंड होता है बुवाइन एल्बुमिन। बुवाइन मतलब एनिमल से सोर्स किया हुआ एल्बुमिन, इसको डालते हैं तो इससे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। थर्ड हमारा लिस, लो आयोनिक स्ट्रेंथ सेलाइन। ये जब हम आरबीसी को इसमें ट्रीट कर देते हैं तो वो ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शंस कर देते हैं। तो क्रॉस मैचिंग हो गई। क्रॉस मैचिंग में अगर कोई डाउट होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि ब्लड बैग की लेबलिंग बहुत कितनी इंपॉर्टेंट है। पता चला आपने ब्लड तो तैयार कर लिया लेकिन वो इनकरेक्टली मेजर हो गया, किसी और को चढ़ गया, तो सारी मेहनत बेकार और नई टेंशन। तो लेवल पर पेश डोनर का नेम, पेशेंट का डिटेल्स, नेम, ग्रुप, सारी डिटेलिंग होनी चाहिए। क्रॉस मैचिंग में उनका क्या रिजल्ट आया वो उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये आगे के लिए भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। मान लीजिए पेशेंट्स को कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा कि आपने गलत किया, लेकिन आपके पास अगर क्रॉस मैचिंग की रिपोर्ट है तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने अपने एंड से सारी चीज़ें करके दी, कौन सी तारीख को हुआ, ये सब। एक बार समरी देख लेते हैं हम। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए, और हमेशा आपको सबसे पहले एबीओ लगाना है, आरएच लगाना है, फिर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करनी है और क्रॉस मैच। 4 स्टेप हो गई हैं। डीयू डोनर को आप हमेशा आरएच पॉजिटिव लेंगे, डीयू पेशेंट को आरएच नेगेटिव लेंगे। आईएटी, इनडायरेक्ट एंटी हीमोग्लोबिन टेस्ट इज प्रेफर्ड मेथड फॉर आईजी डिटेक्शन। ठीक है, और ब्लड केवल तभी होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए जब हमारी क्रॉस मैच रिपोर्ट रेडी हो जाए। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्लड बैंक खोलना चाहते हैं या ब्लड बैंक में जाके काम करेंगे। थैंक यू।